अभी हम लाइव आ चुके हैं। नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं सृजन संवाद। शब्द जहां से बोले नहीं जाते, बल्कि अनुभव बनकर उतरते हैं। आज के इस विशेष सृजन संवाद में हमारे साथ एक ऐसी ही साहित्य साधिका उपस्थित हैं, जिनकी लेखनी में स्त्री चेतना की संवेदना, राष्ट्रभाव का ओज और भारत की संस्कृति की सुगंध तीनों एक साथ मिलती हैं। भारत के मुरादाबाद शहर से जकार्ता इंडोनेशिया तक हिंदी साहित्य की अलग जगाने वाली आदरणीय वैशाली रस्तोगी जी। आइए इस साहित्यिक यात्रा में उनके विचारों, अनुभवों और भावनाओं से जुड़ते हैं। नमस्कार वैशाली जी, हमारे कार्यक्रम सृजन संवाद में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपके इस पटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत-बहुत हाँ जी। धन्यवाद और आप आई हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मंच की गरिमा बढ़ी है आपकी उपस्थिति से। तो एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम को शुरू करती हूँ। आपने कुछ पंक्तियाँ मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, आपने सुनी होंगी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ कि बचपन ऐसा होता है कि हम सबको हमेशा हमारी स्मृतियों में रहता है, हम हमेशा बचपन में ही जीना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि बचपन की वो कौन सी कश्तियां हैं जिसमें आपका मन अभी भी हिचकोले खाता है। आपका जन्म स्थान, आपका बचपन, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बचपन से रूबरू कराइए। तो मैं वैशाली रस्तोगी। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मस्थली और महान साहित्यकारों की जन्मस्थली पर मुरादाबाद के एक प्रतिष्ठित मोहल्ले डिप्टीगंज में हुआ था। और मैं कुछ जी अपने परिवार के बारे में बताऊं तो मेरी मम्मी का नाम श्रीमती आशा रस्तोगी, और उन्होंने जी उच्च शिक्षा शिक्षा प्राप्त की थी, डबल एमए किया था, और एक वो कुशल गृहिणी थी। मेरे पिताजी जी वो एक काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए और समाज के ख्याति लब्ध लोगों में उनका उठना बैठना और उनसे उनके ताल्लुकात थे। वह ज्योतिष में अपना बहुत विशेष जानकारी रखते थे। तो जी जी और मेरे भाई, बड़े भाई डिम्पल रस्तोगी और मेरी जी छोटी बहन अड़ीमा रस्तोगी, उसके बीच की मैं सेतु बनकर गौरवान्वित अनुभव करती हूँ। ये मेरा बचपन और मेरी शिक्षा भी मुरादाबाद से ही हुई। पहले कौशल्या इंटर कॉलेज, फिर दयानंद, एंड उसके बाद हिंदू कॉलेज में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन राजनीति शास्त्र में किया था। तो ये छोटा-सा मेरा परिचय है। जी। बहुत सुंदर आपका परिचय है और ऐसी जगह आपका जन्म हुआ है, गर्व होता है क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, तो बहुत गर्व होता है मुरादाबाद में जन्म लेने पर। और बहुत ही सुंदर आपका बचपन भी आपने बताया, अपनी बहनों के बारे में, माता-पिता के बारे में, ज्योतिष, बहुत सुंदर आपका परिचय सुनकर बहुत अच्छा लगा, जानकर बहुत अच्छा लगा। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि मुरादाबाद से जकार्ता तक की आपकी यात्रा, इस सफर ने आपको भीतर से कैसे बदला? उम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ था, और जी, जो अभी तक नहीं बताया वो ये बात कि मेरा विवाह संभल के एक प्रतिष्ठित परिवार और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व डॉक्टर वेद प्रकाश रस्तोगी जी के पुत्र श्री अश्विनी रस्तोगी जी के साथ विवाह हुआ, और वो एक केमिकल इंजीनियर थे। जी, केमिकल जी। इंजीनियर हैं, और शादी के कुछ समय बाद ही हुँ, उनकी हुँ। पोस्टिंग थाईलैंड और फिर जकार्ता हो गई। तो जी, जी, सर्वप्रथम जब मुझे थाईलैंड जाना पड़ा तो अकेले जाना पड़ा, जी। और वो ऐसा था कि जो मैं मेरा बचपन और जैसी मैं थी कि डिप्टीगंज की तंग गलियों में भी अकेले आना-जाना मेरे लिए संभव नहीं होता था, और वो वैशाली एकदम अकस्मात अकेले थाईलैंड गई। वो एक जो जी, जी, अनुभव था ना, वो एक अद्भुत जी, अनुभव था वो मेरे लिए, और वो इस प्रकार जी, का था कि
जैसे एक सीधी सरल सी दिखने वाली वैशाली के अंदर छिपी हुई जी, एक शक्तिशाली वैश्विक वैशाली का उदय होना। तो वो एक जी, ये मुझको पूरा बदल गया। जी, बहुत सुंदर। क्योंकि जो गलियों में भी अगर नहीं जाता और वो एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर रही है वो इस लड़की, तो वो बेटी, वो बहन, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और बहुत अच्छे से आप वहां पहुंची और आपने हिंदी साहित्य की पताका फहराई है हर जगह। तो बहुत अच्छा लगता है जानकर जब हमारे हिंदी साहित्य की बेल विदेशों में फैलती है, विदेशों में हिंदी साहित्य लहराता है। साहित्य के प्रति आपका झुकाव बचपन से था या किसी विशेष अनुभव ने आपको इस दिशा में प्रेरित किया? हाँ, साहित्य में तो नहीं कह सकती, लेकिन किंतु जी, साहित्य की एक विधा कविता में मेरा झुकाव जी, बचपन से ही था। और मैं जी, जी, लगभग 9वीं-10वीं की कक्षा में होंगी तो अपनी सखियों के साथ में तुकबंदियाँ कर लिया करती थी, उसमें बहुत आनंद आता था। और जी, फिर जी, स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उस समय के प्रतिष्ठित कवि शैल चतुर्वेदी जी और अशोक चक्रधर जी की कविताओं का वाचन मैं बड़े शौक से किया करती थी, तो धीरे-धीरे वहीं से कुछ शुरू होता चला गया। जी, जी, बहुत जी। सुंदर। तो बचपन से ही आपको लिखने का अ, अनुभव रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो हम बचपन से लिखते हैं तो जब तक उम्र आती है हम काफी समझदार हो जाते हैं, काफी बातें सीख लेते हैं। आपने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये तीनों आपने इनका अध्ययन किया है। इन विषयों ने आपकी कविता और सोच को कैसे समृद्ध किया? मैं कहूँ तो मनोविज्ञान मानव मन का विज्ञान है और जी, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र जिसमें समाज की संपूर्ण स्थितियों, परिस्थितियों, गति एवं गतिविधियों, रीति और रीति-रिवाज़ों, सभ्यता, संस्कृतियों का संगम होता है। और राजनीति के किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए जो नीति बनाई जाती हैं, उनसे संचालित होता है, वो राजनीति होती है। तो ये जी, तीनों ही विषय मेरे अध्ययन के केंद्र में रहे और इन तीनों को मैं कह सकती हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं, पूरे मनोयोग से इनको मैंने जिया। तो जी, ये जी, स्वाभाविक ही है, मैं ही नहीं, कोई भी रचनाकार जब कोई रचना करता है, तो उसकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार उसकी रचनाओं में शत-प्रतिशत दिखते हैं। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ, कुछ अनोखा नहीं। तो इसी से आपको लगता है कि मेरी रचनाओं में ये समाजशास्त्र, कुछ राजनीति, कुछ मनोविज्ञान प्रकट होता है। जी, जी। जी, बहुत सुंदर। और जैसा कि आप जानती हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है सृजन संवाद, इसमें जब हम किसी हुँ, साहित्यकार हुँ। को आमंत्रित करते हैं, तो उनकी बीच-बीच में कुछ-कुछ रचनाएँ भी सुनते हैं। तो अब मैं आपसे चाहूँगी कि अपनी एक रचना हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। जी, बिल्कुल अभी जैसे आपने मनोविज्ञान की, मानव मन की बात की, वैसे तो मैं यूँ ऐसे कह सकती हूँ कि संपूर्ण साहित्य ही मनोभावों से ही लिखा जाता है, तो कुछ न कुछ सभी की जी, रचनाओं में मनोविज्ञान दर्शित होता है। तो आपने सबसे पहले मैं अपनी एक हाइकू छंद सुनाना चाहती हूँ। हाइकू में मेरा जो प्रिय हाइकू है, हाइकू गीत, तो मैं आपके समक्ष अपना एक हाइकू रखती हूँ। जी, बहुत-बहुत स्वागत है। कोरा कागज कोरा कागज श्वेत रंग की स्याही मैं लिख आई मैं लिख आई ना कही बातें ना कही बातें भूली बिसरी रातें मैं लिख आई मैं लिख आई चलती बातें चलती बातें सुनती सारी रातें मैं लिख आई मैं लिख आई पढ़ लो बातें पढ़ लो बातें नई पुरानी बातें मैं लिख आई
मैं लिख आई सह नहीं पाई कड़वी सारी बातें, मैं लिख आई, मैं लिख आई। ये एक छोटा सा मेरा हाइकू गीत था, लेकिन जैसे कि अभी आपने मनोविज्ञान की, मानव मन की बात कही, तो एक मेरी रचना है, कविता। जी वो जी। अभी तक मैंने स्वागत है। अभी किसी मंच में पढ़ी नहीं है। आप बताइएगा कि कैसी लगी। मैं उसको जी पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ा अलग जी रस है इसमें, और इसका जी। स्वागत शीर्षक है झूठा मन है। बहलाते लोग। जी जी। स्वागत है। रो रो कर दिखलाने वाले, दिल में जगह बनाने वाले, मीठे स्वर में गाने वाले, अपने काम बनाने वाले, पागल हमें बनाते लोग, झूठा मन बहलाते लोग। वाह। ओट राम की लेने वाले, रावण से बतियाने वाले, लंबा तिलक लगाने वाले, जंतर मंतर करने वाले, 56 भोग लगाते लोग, झूठा मन बहलाते लोग, झूठा मन बहलाते लोग। और देखें, ऊंची बातें करने वाले, झूठी हाँ हाँ करने वाले, पाप कर्म को ढोने वाले, पाकर सब कुछ खोने वाले, रोना किस्मत का रोते लोग, झूठा मन बहलाते लोग, झूठा मन बहलाते लोग। बात स्वर्ग की करने वाले, घर को नर्क बनाने वाले, मात पिता को लड़ने वाले, नीच कर्म सब करने वाले, गहरी पीड़ा पाते लोग, झूठा मन बहलाते लोग, झूठा मन बहलाते लोग। और देखे अंतिम, जीते जीते मरने वाले, मरते मरते जीने वाले, नरक धरा पर पाने वाले, जन्म मरण में फंसने वाले, अपनी नजरों में गिरते लोग, झूठा मन बहलाते लोग, अपनी नजरों में गिरते लोग, झूठा मन बहलाते लोग। तो एक मेरी कविता थी। बहुत सुंदर आपकी कविता, और इससे पहले जो आपने घनाक्षरी सुनाई थी वो भी बहुत सुंदर थी। और आपकी प्रस्तुति, जो आपके हाँ भाव जी, होते हैं वो तो सुंदर, बहुत ही सुंदर होते हैं। और प्रस्तुति भी जी। सुंदर होती है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है। सबसे पहले मैंने हाइकू गीत रखा था और ये जी कविता। जी आपको जी जी घनाक्षरी भी ज़रूर सुना के जाऊँगी। जी। मैं बता दूं, क्योंकि मुझे घनाक्षरी और हाइकू में मतलब मुझे उसका ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगा शायद घनाक्षरी है, लेकिन बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति थी। और हमारे साथ कुछ दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ उनके जरा कमेंट्स पढ़ के। जी, चले जी। गए, नहीं शायद मैंने वो, चले गए कोई, पता नहीं, कुछ असल में मोबाइल से जुड़ गई ना, तो कुछ दिक्कत हो गई इसमें। अभी दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे। एक हमारी संस्था के किशोर सर हैं, सह संस्थापक, वो, उनका कमेंट्स था कि बहुत अच्छा आपका परिचय है, क्योंकि मैं आप गारिद पढ़ा था मैंने कि बहुत अच्छा आपका परिचय है और आप बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है। एक और जुड़े हुए थे, मुझे उनका नाम नहीं नजर आ रहा है इस समय, वो भी, उन्होंने भी आपके हाइकू की बहुत प्रस्तुत तारीफ की। और भी कुछ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ये, क्योंकि मोबाइल से जुड़ी हो ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो बाद में हम लोग नहीं, देखेंगे। आप सब लोग और जो भी कमेंट कर रहे हैं और मेरे को अपने कमेंट के ज़रिए आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप सबका मैं बहुत आभार करती हूँ। बहुत खुशी होती है जब कोई, किसको तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, तो बहुत जी जी धन्यवाद आप सबका। जी। वही होता है कि हम जब कुछ प्रस्तुति कर रहे हैं, कुछ कविता सुना रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, अब जब लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगी कि आप सब बने रहिए, सभी दर्शकों से आग्रह करूंगी बने रहिए। और हम, और कार्यक्रम के बाद, ये जो आप कमेंट्स कर रहे हैं अभी, ये डिलीट हो जाएंगे, तो कृपया कार्यक्रम के बाद अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, मैं आपसे आग्रह करती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं वैशाली जी। भारत से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। इसमें आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? उम, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। यदि प्रश्न यह होता तो आसान होता उत्तर देना कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और जी इसका जी उत्तर ये है कि भाषा की चुनौती, खान-पान की चुनौती, रहन-सहन की चुनौती, रीति-रिवाज़ों की चुनौती, सभ्यता संस्कृतियों की चुनौती, जो देश और परदेश के बीच अस्तित्व को अपनी-अपनी ओर खींचती थी। जी उनमें जी संतुलन बैठाते-बैठाते जब मैं निश्चिंत होकर बैठ गई, तब प्रकट हुई मेरी वैश्विक पहचान। तो
जी, आशा करती हूँ आपको उत्तर मिला होगा मेरे आपके प्रश्न का। जी। और बहुत अच्छे आप बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपने प्रश्नों के उत्तर दे रही है, बहुत ही सधे शब्दों में। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एक छोटी-सी बात को हम उसको एक पैराग्राफ में कह दें या सधे हुए शब्दों में दें, वो ज़्यादा असर करती है, जब हम कम शब्दों में जवाब देते हैं। तो बहुत ही और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नहीं, एक रीता जी लोभ भी होता है कि मैं अगर छोटे और संक्षिप्त आंसर दूँगी, तो मुझे आपके साथ बैठने का और आपसे बात करने का और भी ज़्यादा मौका मिलेगा। जी, 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 बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बहुत बड़े-बड़े प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हम बीच में से अपने कुछ-कुछ प्रश्न हटा देते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जी। तो अच्छा है, आपसे ज़्यादा बात करने को मिलेगी, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। आपने दोहे से लेकर हाइकू और घनाक्षरी तक अनेक विधाओं में लिखा। आपकी प्रिय विधा कौन-सी है? सबसे प्रिय विधा आपकी कौन-सी है? हुँ, रीता जी सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूँगी बहुत विनीत भाव से कि ना तो मैंने हाइकू लिखे, ना गीत जी, लिखे, ना मुक्तक लिखे, ना कैमुकरी लिखी, ना ही कोई मुक्तक लिखे, ना दोहे लिखे। जो कुछ भी हुआ, ये सब माँ सरस्वती की कृपा से हुआ। इसमें जी, मेरा जी, करने का कोई विशेष महत्व नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा के कारण ही जो भी है वो आप सबके सामने है। और रहा प्रश्न आपका कि मेरी सबसे प्रिय छंद कौन-सा है, तो हाँ, मेरा सबसे प्रिय जिससे मुझे प्रेम है, निश्चल प्रेम, वो छंद दोहा छंद ही है। और जी, बाकी जो जी। है ना सब विशेष, शेष विशेष ये सब जो हैं कविताएँ, विधाएँ, ये मेरे और दोहे के मिलन से उत्पन्न बालक ही हैं। तो बस जी, ये जी, आपके प्रश्न का उत्तर है। जी। बहुत सुंदर जवाब दे रही है और आपसे बात करके बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं चाहूँगी ये कार्यक्रम देर तक चले, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो जैसा कि आपने कहा कि ये जो आप लिखती हैं हाइकू, घनाक्षरी, मुक्तक, ये आप नहीं आपकी माँ सरस्वती की कृपा है। ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकांश ऐसा होता है कि जब लोग एक ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं, तो वो अपनी ही तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आपके मुँह से आपके मतलब जो ये अंदर हमारे सब होता है, जिसको कहते हैं घमंड होता है या कुछ और कह लो, वो बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही कोमल हृदय की हैं, बहुत ही क्या बताऊँ मैं, कह नहीं पा रही हूँ मैं मतलब बहुत ही नहीं, ये एकदम आपका ही सरल प्रेम हृदय की हैं, ये कहना चाहती हूँ। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। दोहा जी। जैसे राष्ट्रीय छंद को आज के समय में प्रासंगिक बनाए रखना कितना कठिन है? देखिए, दोहा कठिन नहीं है। अंतर्मन से उपजी हुई एक सरल भावनाओं की अभिव्यक्ति है और मुझे लगता है जो भी इसको अपने व्यक्तित्व में धारण करता है, तो जिसने अ, तुलसी को और कबीर जी को, बिहारी जी के तो उसके व्यक्तित्व में अपने आप ही तुलसी जी जैसे बड़ी-बड़ी महान आत्माएँ, कबीर जी, बिहारी जी खुद ब खुद बिहार करने लग जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कुछ मुश्किल नहीं है, आपके प्रश्न का उत्तर यही है। जी, बहुत जी। सुंदर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ उससे पहले मैं एक मतलब आपकी रचना सुननी है, लेकिन उससे पहले एक बात और जानना चाहती हूँ। आपकी कविताओं में स्त्री चेतना और राष्ट्र भाव दोनों दिखते हैं। क्या ये स्वाभाविक है या सचेत प्रयास? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं वैशाली रस्तोगी, प्रकृति की एक अनमोल कृति स्त्री हूँ जी, और स्वाभाविक है प्रकृति प्रदत्त वरदान हूँ, अप्राकृतिक नहीं। और जी, प्राकृतिक यह भी है कि स्त्री भावनाओं का, संवेदनाओं का समुंदर है। जी, चाहे वो रिश्ते घर परिवार के हों, चाहे धर्म के हों, चाहे वो देश के हों। तो जी, स्वाभाविक ही है कि कुछ भी मेरे द्वारा जो भी हो रहा है, वो सुनियोजित नहीं, कोई सुनियोजित उपक्रम नहीं है, स्वाभाविक जी, ही है। तो आपके बहुत प्रश्न का शानदार। उत्तर सोचती हूँ कि सही मिला होगा आपको।
बहुत सुंदर। और अभी तक आप जो भी प्रश्नों का जवाब दे रही है, उत्तर जो भी दे रही है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सभ्य शब्दों में और प्रभावी शब्दों में आप जवाब दे रही है। तो बहुत सुन के आनंद आ रहा है, और हमारे शायद दर्शक भी आनंद ले रहे होंगे इस आपसे वार्तालाप का, इस संवाद का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहूंगी कि अपनी एक रचना और हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। आपने अभी बात करी स्त्री की, तो जी जी। पहले मैं सोच रही थी कुछ और सुनाने की, दोहे मैं आपको ज़रूर बाद में सुनाऊँगी। जी सर्वप्रथम मैं आपको अपनी एक रचना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जी। और मेरा संदेश भी यही है सभी नारी के लिए, स्त्रियों के लिए, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ कविता, और कविता का शीर्षक है जय हो मेरी। जी, स्वागत है। करती खुद को मैं नमन, करती मैं अपना वंदन, नमस्कार है मेरी मुझको, करती हूँ अपना अभिनंदन, करती हूँ अपना अभिनंदन। खुद ही अपनी जय करती मैं, स्वयं से परिचय करती मैं, रख मान और सम्मान जगत का, अपना रास्ता चुन लेती मैं, अपना रास्ता चुन लेती मैं। नहीं अटकती, नहीं भटकती, नहीं झटकती, नहीं बहकती, सात समंदर तीन लोक भी, हंसते हंसते पार उतरती, हंसते हंसते पार उतरती। मेरी जय है मेरी होगी, जैसी थी वैसी ही होगी। मैं अजय हूँ, मैं विजय हूँ, जय होनी है मेरी होगी, जय होनी है मेरी होगी। करती खुद को मैं नमन, करती मैं अपना वंदन, नमस्कार है मेरी मुझको, करती हूँ अपना अभिनंदन, करती हूँ अपना अभिनंदन, करती हूँ अपना अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, और आपने समस्त स्त्री जाति की, महिला जाति की स्त्री चेतना को जगाया है। आपने सभी को समर्पित ये आपकी कविता बहुत ही सुंदर है, और बहुत अच्छा लगा। स्वयं पे गर्व होता है जब ऐसी कविताएं सुनते हैं। तो बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति। और एक बात धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी रचनाओं में भक्ति, आत्मचिंतन और ईश्वर से संवाद बहुत ही सहज रूप में दिखाई देता है। क्या अध्यात्म आपके लिए केवल विषय है, या जीवन जीने की एक पद्धति? ना अध्यात्म मेरे लिए एक विषय है, ना ही एक जीवन जीने की पद्धति। अध्यात्म मेरी आत्मा है, अध्यात्म मेरा लक्ष्य है, मेरा विश्वास है, मेरा मुक्ति बोध है। बहुत सुंदर, बहुत जी। शानदार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। छंदबद्ध भारत का संविधान जैसे अद्वितीय कार्य से जुड़ना, यह अनुभव आपके लिए क्या मायने रखता है? ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि के प्रति मेरा कृतज्ञ भाव है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मुझे लगता है मुझे आपकी रचनाएं और भी सुननी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, प्रवासी भारतीय होते हुए हिंदी साहित्य की सेवा करना, इसका अनुभव कैसा रहा? इसका अनुभव आप यूँ समझिए, ऐसा लगता है जैसे मैं मेरी माँ से बातचीत कर रही हूँ। जी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती, और एक बच्चे के लिए और एक लड़की के लिए जो अपने घर से दूर रहती है, बाहर होती जी। है, और उसका उसकी माँ से बात करने का जो एक अनुभव और जो आनंद होता है, बस यूँ समझिए कि
ये मेरे लिए अपनी माँ से बातचीत करने जैसा ही है। बहुत सुंदर। और गर्व होता है जब एक भारत की बेटी विदेशों में भारत का नाम रोशन करती है, भारतीय साहित्य को जगाए रखती है। बहुत, हम सभी को गर्व होना चाहिए इस बात पे, और सभी को, जितने भी दर्शक जुड़े हैं जो बाद में भी देखेंगे, सभी को ये जानकर बहुत ही गर्व होगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर काव्य पाठ करते समय आप भारतीय संस्कृति को कैसे प्रस्तुत करती हैं? बहुत ही आपका जो ये प्रश्न है ना, बहुत ही प्यारा प्रश्न भी है और उसका भी उत्तर बहुत ही सरल है कि मैं, जी। देखिए, चाहे राष्ट्रीय मंच हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। संस्कार जो है, संस्कार से एक संस्कृति जन्म लेती है और जी। जो संस्कृति जो प्रवृत्ति में घुल-मिल जाती है, जैसे रस और गंध एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। तो जब जी। मैं खड़ी होती हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरा ऐसा ही व्यक्तित्व प्रकट होता है, जो आपके प्रश्न का शायद एक सटीक जवाब है, क्योंकि जब आपके पास आपकी संस्कृति और संस्कार होंगे, तो वो आपको प्रकट नहीं करने पड़ेंगे, वो खुद ब खुद प्रकट होंगे। जी, तो बहुत ही सुंदर। कुछ नहीं करना पड़ता। जी, जी। जी, बहुत ही सुंदर बात कही है आपने। और अब हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है समापन का। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? इसके बाद मैं आपकी 2 रचनाएँ सुनूँगी। एक सुनने वाली थी, जी। लेकिन आपके साथ बात करते हुए बहुत आनंद आ रहा है। हमारे दर्शक भी बहुत खुश हैं, उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो इस ये संदेश के बाद मैं आपसे आपकी 2 रचनाएँ सुनना चाहूँगी, अगर आपके पास समय हो तो? जी, तो बिल्कुल। तो युवा जो आपने आपका इसका भी एक छोटा सरल-सा ही उत्तर है, जो मैं अपना संदेश देना चाहूँगी, वो यही कि अपने अस्तित्व को ज़िंदा रखें स्वाभिमान के साथ अपनी रचनाओं में। एक यही संदेश है, इसको अगर हम रख के चलेंगे तो किसी से मुझे लगता नहीं कि कोई भूल हो पाएगी। जी, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और हम सभी इससे प्रेरणा लेंगे, हमारे दर्शक भी और बाद में जो भी देखेंगे, सुनेंगे, सभी इससे प्रेरणा लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चाहूँगी आपकी रचना प्रस्तुति हो, हमारे दर्शक उसका आनंद लें। तो बिल्कुल, और किसको खुशी होती है जितना ज़्यादा सुना सकें और जितना आपके साथ साझा कर सकें। तो अभी आपने जी। अध्यात्म की और मेरे दोहों की बात की थी, जी, तो जी। अलग-अलग तरीके, अलग-अलग रस के मैं दोहे आपके समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करूँगी, उसके बाद अपनी जी, घनाक्षरी ज़रूर पढ़ूँगी, 2 रचना की बात हुई है। तो मैं प्रस्तुत जी, करती जी। हूँ सबसे पहले अपने श्री गुरु चरणों में अ, अपना प्रथम दोहा। जी, स्वागत है। गुरु उठाते आप हो, योग क्षेम का भार। गुरु उठाते आप हो, योग क्षेम का भार। शरणागत में आपकी कर देना उद्धार, कर देना उद्धार। और अब मैं कुछ रिश्तों के बारे में कहना चाहती हूँ। जी। नाजुक होती है बहुत रिश्तों वाली डोर, नाजुक होती है बहुत रिश्तों वाली डोर। बिना प्रेम विश्वास के हो जाती कमजोर, हो जाती कमजोर। और अब एक बहुत जो सुंदर। दोहा मैं रखती हूँ वो है नारी को ही समर्पित। जी, स्वागत है। कांटों का सरताज है नारी का किरदार, कांटों का सरताज है नारी का किरदार। राम नाम की ओढ़नी रावण पहरेदार, रावण पहरेदार। और अब चलते हैं थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ। जी, स्वागत। मेरा जैसा प्रेम हो
राधा जैसा त्याग, मीरा जैसा प्रेम हो, राधा जैसा त्याग, गीता सा वैराग लिख, कृष्णा मेरे भाग, कान्हा मेरे भाग। और अंतिम दोहा रखती हूँ। जी भक्ति नीति श्रृंगार जग, कान्हा केशव नाम, भक्ति नीति श्रृंगार जग, कान्हा केशव नाम, मुझको दोहों में मिले, मेरे चारों धाम, मेरे चारों धाम, मेरे चारों धाम। तो ये कुछ मेरे बहुत प्रिय दोहे थे, जो आपके जी सभी प्रश्न थे, मुझे लगता है उन्हीं में से मैंने एक-एक लेके ये चुने आपके लिए कि मैं ये मंच पे पढूं। जी, बहुत तो सुंदर आपके दोहे। और आप जब गाती हैं ना पूरे भाव से गाती हैं, और आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। तो जब आवाज और भाव दोनों मिल जाते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है, और आप लिखती तो हैं ही बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के। और अभी आज आपने आपका, जो हाँ जी, जी वादा पूरा नहीं हुआ है रीता जी, मैं आपको चलते-चलते अपनी एक घनाक्षरी ज़रूर सुनाऊँगी, उसके बाद जी हम जी हाँ, समापन वही करेंगे। जी जी, अच्छा हुआ अपनी आपने याद तरफ दिला दिया। हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा जी। हाँ, तो मैं एक घनाक्षरी छंद पढ़ना चाहूँगी, वो पढ़ते हैं। जी जी, तो प्रस्तुत स्वागत है। करती हूँ, ये भी एक राधा और कृष्ण जी के बीच का संवाद है, और वो जी कैसे जी कह रही हैं राधा जी कृष्ण जी को, तो बस यही अपनी घनाक्षरी में लिखा है। जी नयन ये काले काले बड़े बड़े मत वाले, लाल लाल डोरे वाले हमें ही दिखाइए, लुक छिप देखती हैं आंखों से संघारती हैं, माखन सी गोरी गोपी फिसल ना जाइए, अपनी मैं कुछ कहूँ कुछ तुम भी तो कहो, दम घुटी बातें सारी राधा को बताइए, झूठी दुनिया है सारी बात मानो बनवारी, सखी राधा कृष्ण सखा बात यही मानिए, सखी राधा कृष्ण सखा बात यही मानिए, सखी राधा कृष्ण सखा बात यही मानिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही आनंद आ रहा है। और अगर आपके पास समय हो तो मैं चाहूंगी एक घनाक्षरी और सुनाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आनंद आया। अगर आपके पास समय है तो। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप आपका कहा मैं टाल नहीं सकती, तो अभी ये तो एक राधा और कृष्ण का संवाद था। लेकिन जी उस समय में फिर मैं कुंज गली में लेके चलती हूँ कि राधा जी और गोपियों की क्या स्थिति थी। तो मैं जी अपनी घनाक्षरी में प्रस्तुत करती हूँ। जी कुंज जी गली ढूंढती हैं, कान्हा को पुकारती हैं, सुध बुध भूली गोपी दरस दिखाइए, गोपियों की हार आप, हार हार जीत आप, नाम जाप जपती हैं आके सुन जाइए, याद करें इस दिन बातें सारी गिन गिन, अटकी है सांस अब मुक्त कर जाइए, गोपियों के संग राधा करने को दुख आधा, दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए, दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए, दूर खड़े श्याम अब आग न लगाइए। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी वैशाली जी, बहुत ही आनंद आ रहा है। लेकिन क्या करूं, क्योंकि कार्यक्रम शुरू किया है तो समापन भी करना ही है। लेकिन मन नहीं कर रहा है मेरा। लेकिन फिर भी आप भी बिजी हैं, आप भी व्यस्त हैं, और आपके भी अन्य कार्य भी हैं। तो मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। आज के इस आत्मीय संवाद में आपने ना केवल अपनी साहित्यिक यात्रा साझा की, बल्कि यह भी सिखाया कि जब शब्दों में साधना हो और उद्देश्य में राष्ट्र, तब सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। आपकी रचनाएं हमें सोचने, समझने और महसूस करने तथा अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती हैं। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय, अपने अनुभव, अपनी रचनाएं हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार।
और दर्शकों में मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि यदि यह संवाद आपके मन को छू गया हो, तो इसे साझा अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आपको आदरणीय वैशाली जी से संवाद कैसा लगा, उनकी रचनाएँ कैसी लगी, उनकी कौन-सी बात आपको आपके हृदय को छू गई, तो हमें प्रतिक्रिया के द्वारा ज़रूर बताएँ, लेकिन अभी नहीं, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। और जुड़े रहिए सृजन संवाद के साथ, जहाँ साहित्य सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नई आवाज़, एक नई अनुभूति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद रीता जी, आप सबका बहुत-बहुत आभार और मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपका भी बहुत धन्यवाद और जो सब जुड़े हैं, उन सबका मेरा आभार व्यक्त करती हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद वैशाली जी।